14 अगस्त 1947 मुस्लिमों को धर्म के आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया और 15 अगस्त को हिंदुओं को हिंदुस्तान, जो बाद में सिर्फ हिंदुओं का न होकर सभी का कर दिया गया। तब कुछ सिख नेताओं ने सिखों के लिए भी एक अलग देश की मांग की, लेकिन इस मांग को तब कांग्रेस के कुछ पावरफुल नेताओं के द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया। बदले में नेहरू सरकार ने सिखों से कई बड़े वादे किए और उन्हें कई स्पेशल पावर्स देने के लिए भी कहा, मगर सिखों का आरोप था कि भारत सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। तो क्या थे वो वादे जो भारत सरकार ने सिखों से किए थे? और इन सबके बीच खालिस्तान कहाँ से आ जाता है? क्या है ये खालिस्तान जिसकी मांग अब इतनी जोर शोर से उठाई जा रही है? और खुद को पंजाब का दूसरा भिंडरावाले बताने वाला अमृतपाल, जिसे अब भारत सरकार ने भगौड़ा घोषित कर दिया है, वो कौन है? वेलकम टू मिस्टीरियस ट्रैवलर। कहानी सन 1823 से शुरू होती है, जब नक्शे पर दिख रहे पूरे क्षेत्र पर महाराजा रणजीत सिंह का राज था। इस पूरे क्षेत्र को सिख एम्पायर के नाम से जाना जाता था। सिख एम्पायर इतना पावरफुल था कि महाराजा रणजीत सिंह के जीवित रहते कभी भी अंग्रेजों ने इस पर हमला नहीं किया, लेकिन उनकी मौत के बाद इस पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सिखों को ये उम्मीद थी कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा तो उन्हें उनका पुराना सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ ये मांग कुछ ठंडी पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता है और साल 1940 आता है, जब पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों के लिए एक अलग देश और भारत के बंटवारे की बात करते हैं। तब अंग्रेज भारत को कमज़ोर करने के लिए सिखों को भी यही राय देते हैं कि वो भी अपने लिए अब एक अलग देश की मांग कर लें। तब सिख नेता वीर सिंह भट्टी पहली बार सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करते हैं। पीआर भट्टी ने अपनी इस मांग को पॉपुलराइज कराने के लिए छपवाए गए पेम्पलेट्स में ऑफिशियली सिखों के लिए एक अलग देश के लिए पहली बार खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू सिख नेता मास्टर तारा सिंह को ये कहकर कन्विंस कर लेते हैं कि आज़ाद भारत में सिखों को स्पेशल पावर्स दी जाएंगी। उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाएगा जहां वो अपने सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। सिखों को अलग देश बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मास्टर तारा सिंह कभी भी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। वो जानते थे कि बंटवारे में सबसे बड़ा नुकसान पंजाब का ही होगा, क्योंकि बंटवारे की लाइन पंजाब से ही होकर गुजरेगी। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, तब जवाहरलाल नेहरू सिखों से किए हुए वादों पर कुछ पीछे हट जाते हैं। सिख सबसे ज़्यादा तब नाराज होते हैं जब उन्हें एक अलग धर्म मानने से भी इनकार कर दिया जाता है और उन्हें हिंदू धर्म का ही एक पार्ट माना जाता है। तब सिख मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पंजाबी सूबा मूवमेंट नाम से प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। वो मांग करते हैं कि उन्हें एक ऐसा राज्य मिले जहां सभी पंजाबी बोलने वाले लोग ही रहते हों। लेकिन उनकी इस मांग को सरकार ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। बजाय कुछ संगठनों के द्वारा महापंजाब की मांग शुरू कर दी जाती है। इसमें वो कहते हैं कि यूपी और हिमाचल के कुछ हिस्सों को भी पंजाब में मिलाकर पंजाब को और बड़ा कर देना चाहिए। लेकिन इससे संगठन और नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इससे ऑटोमेटिकली सिख पंजाब में भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसके बाद सिख अपनी पंजाबी सूबा मूवमेंट को और तेज कर देते हैं। इस दौरान सिख नेताओं की जवाहरलाल नेहरू के साथ कई मीटिंग्स होती हैं, मगर कोई हल नहीं निकल पाता है। और इसी दौरान 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और लाल बहादुर शास्त्री भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इस दौरान सिख अपने सभी आंदोलनों को रोक देते हैं और सिख जवान इस युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनके इस प्रदर्शन से पूरा देश और खुद लाल बहादुर शास्त्री बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं।
और फिर उसके बाद 1966 में सरकार 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को बनाने की मंजूरी दे देती है। मगर अलग राज्य बनने के बाद भी सिख संगठन कुछ बातों को लेकर अभी भी नाराज थे। उनका कहना था कि कुछ ऐसे इलाके जहां सिर्फ पंजाबी बोलने वाले लोग रहते थे वो हरियाणा को दे दिए गए, जैसे करनाल और अंबाला। दूसरी मांग उनकी पंजाब के पानी को लेकर थी। उनका कहना था कि हर राज्य का उसके पानी पर पूरा हक होता है, लेकिन पंजाब के पानी का पूरा कंट्रोल और उसके सभी फैसले केंद्र सरकार ने अपने अंडर रखे हैं। तीसरी मांग उनकी चंडीगढ़ को लेकर थी। उनका कहना था कि चंडीगढ़ पंजाब की जगह पर उनके लोगों को हटाकर बसा है, तो इस पर पंजाब का ही पूरा कब्जा होना चाहिए। चंडीगढ़ को लेकर कई सिख संगठनों ने धरने प्रदर्शन भी किए, जिसमें भूख हड़ताल के दौरान सिख नेता दर्शन सिंह की मौत हो जाती है। लेकिन इन मामलों पर सरकार के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता है। धीरे धीरे 10-12 साल ऐसे ही बीतते हैं और फिर 1977 में दमदमी टकसाल नाम के संगठन का प्रमुख जनरैल सिंह भिंडरावाले बनता है। धार्मिक बातें और हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण भिंडरावाले पंजाब में बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है। भिंडरावाले दोबारा खालिस्तान की मांग को जोर शोर से उठाता है और आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन को पास करता है। इसमें कई मांगे होती हैं, जैसे चंडीगढ़ वापस पंजाब को देना, पंजाब के पानी का कंट्रोल वापस पंजाब को देना और कई बड़ी मांगे शामिल होती हैं। वो सरकार से खुलेआम कहता है कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो वो हिंसा का रास्ता अपनाएगा। इसके बाद पूरा पंजाब हिंसा की आग में जलने लगता है। कई जगह हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है। एयर इंडिया के कई विमानों को हाईजैक किया जाता है और एक विमान को खालिस्तानियों द्वारा बम से उड़ा दिया जाता है। इसी के चलते 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी। उस वक्त भिंडरावाले अपने हथियारबंद साथियों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपा हुआ था, जिसे काबू करने के लिए सेना ने वहां 3 से 6 जून तक ऑपरेशन चलाया, जिसमें भिंडरावाले मारा गया। लेकिन उसके साथ साथ कई आम नागरिक भी मारे गए और स्वर्ण मंदिर को भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरा देश सिख विरोधी दंगों में जलने लगा। इसके बाद कई खालिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए और कईयों ने विदेशों में भागकर शरण ले ली, जिसके बाद खालिस्तान की मांग कमज़ोर पड़ती चली गई और छोटे मोटे प्रदर्शन विदेशों में और कभी कभी भारत में भी होते रहे। लेकिन उसके बाद 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है। वो था पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का। सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम से एक संगठन भी बनाया, जिसका मकसद पंजाबियों को उनका हक दिलाना था। लेकिन 2022 में सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो जाती है और उसके बाद एंट्री होती है दुबई रिटर्न्स 30 वर्षीय अमृतपाल सिंह की, जो वारिस पंजाब दे संगठन का अगला हेड बनता है, जो खुद को भिंडरावाले का अनुयायी बताता है। लेकिन पुलिस और आईबी की जांच में वह आईएसआई और खालिस्तानी एजेंट निकलता है। अमृतपाल ने सरेआम गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तब वह फरार हो गया, जिसके बाद भारत सरकार ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया है।